बहुत से लोग बगैर लड़ाई लड़े ही रिटायर हो जाते हैं, लेकिन कुछ चुने हुए लोगों को भारत माता अपनी सेवा करने का मौका देती है। इस बार भारत माता ने अपनी रक्षा के लिए हमें चुना है। चीन सोच रहा है कि जैसे 20 अक्टूबर को उसने दगाबाजी से हमारी ज़मीन छीन ली है, वैसे ही अब वो चुशूल भी छीन लेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि यहाँ कौन बैठा है। 13 कुमाऊं के बहादुरों, अब दुश्मन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। 11 नवंबर 1962 के दिन ठीक सुबह 10 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल एच एस डींगरा के ये जोश भरे शब्द लद्दाख की बर्फीली वादियों में गूंज रहे थे। इस वक्त तक चीन से लड़ाई छिड़े 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका था। लेफ्टिनेंट कर्नल एच एस डींगरा के इस संबोधन के बाद भारतीय सेना के जवानों ने चीन के खिलाफ असाधारण वीरता का परिचय दिया। इस जंग में शामिल कई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शव बर्फ में दबे मिले थे, वो भी 3 महीने बाद। इन जवानों के पार्थिव शवों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अभी भी दुश्मनों से मोर्चा ले रहे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ये सब बातें कैसे पता चली, मुझे ये बातें इस किताब में पता चली। किताब का नाम है द बैटल ऑफ रेजांग। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का खास शो किताब वाला। अभी मैं जिस किताब के बारे में बात कर रहा था उसके लेखक कुलप्रीत यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलप्रीत यादव जी द गर्ल हु लव्ड अ स्पाई समेत कई किताबें लिख चुके हैं। कुलप्रीत यादव अभिनेता भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं और सबसे बड़ी बात वो इंडियन नेवी में अधिकारी भी रह चुके हैं। बहुत थैंक यू बहुत वेरी स्वागत मच। है कुलप्रीत जी आपका। धन्यवाद। आ, सर, द बैटल ऑफ रेजंगला के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये द बैटल ऑफ रेजंगला है क्या। बैटल ऑफ रिजांगला एक उस युद्ध का वर्णन है जो 18 नवंबर की शाम 1962 में हिंदुस्तानी सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में हुआ था। इसमें तकरीबन हमारे 120 जवान थे, उनके साथ में एक अफसर थे। हम लोगों ने वो मोर्चा संभाला था रिजांगला पे और 5000 से ज्यादा चाइनीज को चुशूल एयरफील्ड, जो वहां पे पास में एक एयरफील्ड थी, उसको टेक ओवर करने से रोका था। ये उन जवानों की और उस अफसर की बहादुरी की कहानी है। कुलप्रीत जी, जैसे आपकी किताब पढ़ते वक्त मैंने एक चीज नोटिस की है। आपने शुरुआती पन्नों में लिखा है कि ये इतनी हिस्टोरिक वॉर है, इतना ज्यादा ऐतिहासिक युद्ध है जो मतलब विश्व की कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं विश्व में, तो उन सब में बहुत खास जगह है क्योंकि ये 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये लड़ाई लड़ी गई। लेकिन आपने शुरुआती पन्नों में लिखा है कि आपने जब आप कॉलेज गए, जब आप इंडियन नेवल एकेडमी गए और कहीं भी गए, आपने यूथ से या बुजुर्गों से या बड़ों से ये सवाल किया कि आप क्या बैटल ऑफ रेजंगला के बारे में जानते हैं। तो आपने लिखा है कि अधिकतर का जवाब था नहीं। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये इतनी हिस्टोरिक वॉर को मतलब लोगों को बताया नहीं गया, लोगों को पढ़ाया नहीं गया, इसके पीछे क्या रीजन है सर? अ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत सालों तक दुख था कि इतनी बहादुरी से हमारे जवानों ने अपनी प्राण की आहुति दी और देश का इतना बड़ा भाग चाइना से चोरी करने से बचाया। पूरा लद्दाख का रीजन आज हमारे पास है और इनकी कहानी लोगों को क्यों नहीं पता है, ये बात मुझे बचपन से बहुत परेशान करती थी। जैसा मैंने अपने प्रीफेस में भी लिखा है, मैं हरियाणा अपने गांव में जाता था जब चंडीगढ़ से, जहां मेरे पिताजी एयरफोर्स में नौकरी करते थे। मैं स्कूल स्टूडेंट था उस वक्त, अपने भाई के साथ और अपनी माताजी के साथ मैं जाता था गांव में। हरियाणा के गांव में, क्योंकि ये सारे जवान जो है वो 90% हरियाणा के ही थे, तो गांवों में इसके बारे में काफी जानकारी है और गीत गाए जाते हैं और इनके वैलर की और इनकी वीरता की गाथाएं जो है वो चारों तरफ गूंजती हैं। और मैं स्कूल में आके जब चंडीगढ़ में बच्चों से पूछता था तो मेरे को कहीं से कोई जवाब नहीं दे पाता था। कॉलेज में भी ऐसा ही हुआ जब मैं पूना गया पढ़ने के लिए। नवरोजी वाडिया कॉलेज बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है आज भी। वहां पे मैंने पढ़ाई की, वहां भी इसके बारे में कोई नहीं जानता था। नेवल ऑफिसर्स एकेडमी में इसके बारे में कोई नहीं जानता था। 23 साल तक मैंने एज एन ऑफिसर नौकरी की, 3 यूनिट्स कमांड की, डिफरेंट पोर्ट्स और डिफरेंट हार्बर्स में गया, इंटरनेशनल भी गया, बहुत सारे लेक्चर्स दिए, बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए। इतनी सारी मैगजीन्स हैं वॉर के ऊपर, इतने सारे डिफेंस जर्नल्स हैं, बट इक्का दुक्का कहीं पे एक एक दो दो पेज, आधा आधा पेज का वर्णन था। तो मेरे को इस बात का बहुत दुख था काफी लंबे अरसे से। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था क्योंकि मैं तो कोई हिस्टोरियन और लेखक था नहीं।
जब मैंने नॉवेल्स लिखनी शुरू की तकरीबन 16-17 साल पहले, तब भी मैं एक छोटे लेवल पे नॉवेल्स लिख रहा था क्योंकि मेरा प्रकाशक बड़ा नहीं था, मेरी इतनी ज़्यादा कोई रीच नहीं थी। आई वाज़ नॉट अ वेरी सक्सेसफुल राइटर, आई वाज़ समवन जो राइटर बनने की कोशिश कर रहा था। बट जब 6-7 साल पहले ऐसा समय आया कि मेरी किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने लगे और 2014 में जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और उसके बाद तकरीबन ढाई 3 साल पहले की बात है, मेरे को लगा कि इस किताब पे कहानी, सच्ची कहानी दुनिया को बताने का समय आ गया है और इस कहानी को मैं बताऊंगा। लेकिन बहुत ही मुश्किल रास्ता था क्योंकि मैंने अपने प्रकाशक से बात की जो मेरे करंट करंट प्रकाशक है पेंगुइन रैंडम हाउस। इन्होंने मेरी इससे पहले वाली किताब भी प्रकाशित की है। बहुत बड़े इनफैक्ट दुनिया के नंबर 1 प्रकाशक हैं। उनसे ज़िक्र किया तो उन्होंने बोला प्रपोज़ल भेजो, हम देखते हैं क्योंकि उनको भी इस बैटल के बारे में कुछ नहीं पता था। भई पूरे देश को नहीं पता था तो उनको भी नहीं पता था। काफ़ी मैंने रिसर्च करके और एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल बनाया और उनको अच्छा लगा और उस वजह से उन्होंने बोला कि आप पूरी किताब लिखिए, हम देखते हैं। तो तकरीबन ढाई साल मेरे को लगे इस किताब के लिए रिसर्च करने के लिए। मैं एकजुट होके 24 घंटे यही काम करता था क्योंकि मैं कोई और जॉब भी नहीं करता हूँ, मैं फुल टाइम राइटर हूँ। और जैसे-जैसे मैं आगे-आगे बढ़ता गया, मैंने रिसर्च करनी शुरू की तो उसमें मेरे को और ज़्यादा प्रेरणा मिलती रही क्योंकि मेरे को लगा कि ये जो हीरो हैं, ये गाँव के हीरो नहीं होने चाहिए, ये देश के हीरो होने चाहिए और इनके बारे में सबको पता चलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं आज बहुत नीरज जी बहुत खुश अपने आप को महसूस करता हूँ क्योंकि 20 सितंबर को किताब आई, तकरीबन 2 महीने और कुछ दिन ही हुए हैं। लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स और जिस तरह का रिसेप्शन मेरे को यंग रीडर से पर्टिकुलरली मिला है, उससे मेरे को बड़ा गर्व महसूस होता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जिन वीरों ने देश के लिए कुर्बानी दी, आज का यूथ उनके बारे में जानता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि ज़्यादातर ये यूथ देहात के हैं, जिनको अंग्रेज़ी पढ़ने में भी प्रॉब्लम है, तो मैंने इस किताब को बहुत ही साधारण अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किया, हिंदी एडिशन भी शायद। जैसे आपने बताया कि यूथ का रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम भी सर जो हमने देशभक्ति की जो मूवी देखी हैं आज तक जो हम देख के बड़े हुए हैं, उसमें से मोस्टली मूवीज़ जो हैं वो करगिल वॉर पे बनी हैं। मुझे शायद याद नहीं कि रेजेंगला वॉर पे या 1962 वॉर पे अगर मूवीज़ बनी भी होंगी। लेकिन क्या सर पर्टिकुलर इस जो एयर स्ट्रिप चुशुल एयर स्ट्रिप को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, रेजेंगला वॉर कुमाऊँ 13 रेजिमेंट की, तो इस पे कोई मूवी बनी है सर आज तक? देखिए जब ये लड़ाई के बारे में 3 महीने बाद जब देश को सच्चाई पता चली, जैसा आपने बोला कि सारे जवान वैसे तो शहीद हो चुके थे लेकिन बर्फ में जम चुके थे। हिंदुस्तान तो भूल चुका था इन लोगों ने क्या किया है। ये तो 3 महीने बाद जब लद्दाख में गडरिया गया और उसने देखा कि सारे के सारे जवान अभी भी अपने मोर्चे पे खड़े हुए हैं, बंदूकें उनके हाथ में हैं, सबने अपने सीने पे गोली ली है। एक भी जवान पीछे मुड़ के उसने गोली नहीं ली है। तो उस समय जब उस गडरिये ने जाके आर्मी को बताया और आर्मी के सब सीनियर ऑफिसर्स आए, इनफैक्ट ब्रिगेडियर रैना जो बाद में चीफ बने, वो उस समय उस बैटल में ब्रिगेड कमांडर थे, 114 ब्रिगेड के जिसके अंडर में ये लड़ाई लड़ी गई है। वो आए सीनियर आर्मी आर्मी ऑफिसर्स को लेके, जर्नलिस्ट आए उस समय के और रेड क्रॉस आई, तो काफी बड़ी एक टीम आई और जब उन्होंने पूरा वो फ्रोजन टैब्लू देखा और जब उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की गई, तभी उनको समझ में आया कि हाँ, ये जो जवान 4 जो बचकर आए थे, जो बता रहे थे कि ऐसा-ऐसा हुआ था और उस समय हमने इनका विश्वास नहीं किया, लेकिन ये बैटल वाक़ई में इस तरह की लड़ी लड़ी गई है। आपको याद होगा वो लता मंगेशकर का गाना ये 10-10 को एक ने मारा, तो वो इसी बैटल से प्रेरित है और इस बैटल की प्रेरणा के हिसाब से ऐ मेरे वतन के वो जो गाना है लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, वो वाला गाना जो है वो इसी बैटल के बारे में लिखा गया था। लेकिन इस पे एक पिक्चर भी बनी थी हकीकत, लेकिन इसकी इतनी बेसिक रिसर्च की गई थी और उसमें इतने सारे फैक्ट और फिक्शन को मिला दिया गया था कि उसमें न वो रेज़ांगला के बारे में थी, वो बस एक बैटल का एक न वो 13 कुमाऊँ के बारे में थी, उसमें एक अलग बटालियन को दिखा के और उसमें कुछ रोमांस का एंगल और कुछ इस तरह का उसको कर दिया था। बहुत बेहतरीन फ़िल्म थी, लेकिन वो इट कुड नॉट बिकम अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस बैटल और उसके बाद आज तक इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं किया। पिछले साल ज़रूर हॉटस्टार पे इस साल ही मेरे ख्याल शुरुआत में हॉटस्टार पे एक वेब सीरीज़ आई थी वॉर इन द हिल्स। बट आई एम सॉरी टू से यहाँ यहाँ बोलना पड़ेगा कि उसमें भी रिसर्च बिल्कुल भी ढंग से नहीं की गई है। तो उसमें जो भी फैक्ट्स प्रेज़ेंट किए गए हैं,
वो बहुत ही डाइल्यूटेड हैं, वो सच्चाई से परे हैं। इसी वजह से मैंने ये किताब को लिखा है कि इसमें सारे सारे के सारे पूरा फैक्ट, वेरीफाइड फैक्ट अकाउंट है, इसमें लंबी बिब्लियोग्राफी की लिस्ट भी है। तो आज हमारे पास एक ऑथेंटिक रिजांगला की स्टोरी किताब के माध्यम से अवेलेबल है सबके लिए। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो मैंने आपकी बुक पढ़ते वक्त मुझे तो उस टाइप का फील हो रहा था कि मतलब मेरे सामने कोई मूवी चली। मुझे इस तरह का फील हुआ कि मैं उसी बटालियन के बीच मौजूद हूँ। वहीं पर खाना भी पक रहा है, वहीं पर रेडियो सेट ऑपरेटर अपनी जो एलपीज और ओपीज इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। आपने किताब को इतनी ब्रीफ, इतने अच्छे ढंग से लिखा। लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा जी के उन लाइन को दोहराना चाहूंगा जब उन्होंने अपने जवानों को संबोधित करते हुए कहा था कि 20 अक्टूबर का जिक्र किया उन्होंने। तो 20 अक्टूबर 1962 को क्या हुआ था सर ऐसा? 20 अक्टूबर को, उससे पहले खैर पूरा बैकग्राउंड है, क्योंकि इंडिया और चाइना का बॉर्डर जो है वो डिस्प्यूटेड था। और वो भी बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, क्योंकि 1949 में जो अभी करंट गवर्नमेंट पावर में है चाइना में, वो उन्होंने जब गद्दी संभाली और गद्दी छीनी एक तरह से बोल सकते हैं, तो उसके बाद से वो उन्होंने बाद में धीरे धीरे करके तिब्बत को भी अपने अंदर लेना शुरू कर दिया और तिब्बत को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। तो तिब्बत के साथ हमारे बाउंड्री हमारी डिसाइडेड नहीं थी उस समय, अंग्रेजों के समय में, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नहीं थे, क्योंकि एक ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग थी तिब्बती लोगों में और हिंदुस्तान के लोगों में कि जिसको वाटरशेड बोलते हैं, कि कौन से नदी पे या कौन से पहाड़ पे हमारी जो है आपकी जमीन कौन सी और हमारी जमीन कौन सी है। लेकिन जब चाइना ने लद्दाख ये सॉरी तिब्बत को जब ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद वो बहुत एग्रेसिवली उन्होंने लैंड को आगे की तरफ ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया और हमारे को बताना शुरू कर दिया कि ये सारी लैंड हमारी है। अभी ये डिस्प्यूटेड, इस टेरिटरी में कोई एग्जैक्टली लाइन तो खींची हुई नहीं थी, ये ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग थी। तो जब बात ये आ गई इंडियन आर्मी में और उनकी पीएलए में चाइना में कि भाई ये तुम्हारी बाउंड्री नहीं है, ये हमारी तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया, जिसमें काफी सारी 62 से पहले बहुत बार दोनों आर्मीज की आपस में झड़प हुई। इसमें काफी सारी जानें भी गंवाई गई और बात यहां तक पहुंच गई कि चाइनीज गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने बॉर्डर को सेटल करते हैं। और बॉर्डर को सेटल करने के लिए बहुत सारी सिंसियर मीटिंग्स की गई। उस समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और कृष्णा मेनन उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे। इनकी लीडरशिप में काफी सारी मीटिंग्स की गई। चाइनीज भी टॉप लीडरशिप यहाँ पे आई, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला, क्योंकि आज भी अगर आप देखते हैं तो अभी भी हम मीटिंग ही कर रहे हैं चाइना के साथ में बॉर्डर को सॉल्व करने की। तो एक मिडिल ग्राउंड नहीं हो पाया और चाइना को उस समय ऐसा लगने लगा कि इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करना चाहता है और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे साथ आर्म ट्विस्टिंग करके सॉल्व करना चाहता था। बिकॉज अब आज भी अगर आप देखें, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि अगर आप चाइना के साथ दोस्ती करते हो तो वो उसको एक ही टर्म मंजूर है कि भाई मेरी चलेगी। वो हाथ मोड़ के ही आपके साथ में, अगर आप उनकी बात मानते हो तो उनके साथ उनको दोस्ती मंजूर है, अगर वो आप उनकी बात नहीं मानते हो तो उनको मंजूर नहीं है। ऐसे आर्म ट्विस्टिंग करके उन्होंने 62 से पहले ही नेपाल के साथ अपना बॉर्डर सॉल्व कर लिया, मतलब फाइनलाइज कर लिया, और बर्मा के साथ फाइनलाइज कर लिया, चाइना के साथ फाइनलाइज कर लिया। ये सारा प्रेशर डालने के लिए कि भी आप भी इंडिया को भी कि भी आप हमारे टर्म्स के हिसाब से आप फाइनलाइज करो। नाउ इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री एंड इट्स अ हिस्टोरिक कंट्री। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमको अंग्रेजों ने इतने साल रूल किया, खैर उसको हटा देते हैं। लेकिन हम चाइना से चाइना के टर्म्स पे बॉर्डर कैसे सॉल्व करें, तो उस चीज में हम वी वर ऑलवेज keen to solve the problem, to solve the border dispute, but somehow they were not that keen and they were very aggressive. एक पॉइंट आया कि उनको लगा कि उन्होंने अचानक विदाउट एनी वार्निंग, हमारी दोस्ती की बातें चल रही हैं, आज भी हम बात करते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हमारी आर्मी ने सोचा ही नहीं था, हमारे इंटेलिजेंस के पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो जस्ट वी डेफिनेटली कैन नॉट कॉल इट अ नी जर्क रिएक्शन, मतलब लेकिन अचानक ही उन्होंने चुपचाप सारी प्लानिंग की और 20 अक्टूबर को उन्होंने सारे बॉर्डर्स में इंडिया के और उन्होंने हमला बोल दिया। अब हमारी आर्मी इतनी ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थी। 1947 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी को एक्सपैंड नहीं किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के सारे वेपन्स थे हमारे पास में। चाइना ने अपनी आर्मी को काफी आधुनिक बना लिया। अब ये तो वन साइडेड बैटल होगी, क्योंकि आपके पास में नया मैन पावर है, इंडिया के पास में उस समय सफिशिएंट लोग नहीं थे, नया हमारे पास में यूनिफॉर्म है उस ठंड के लिए,
न हमारे पास में वेपन्स हैं ऑटोमेटिक, चाइना के पास में सारी चीजें हैं। तो उस समय उन्होंने हमारे को हर जगह से पीछे खदेड़ दिया था। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि इस किताब के जरिए ही हमें पता चला कि चीन के ऑटोमेटिक राइफल्स, उनकी एलएमजी के सामने हमारे शूरमाओं ने, हमारे सैनिकों ने किस तरह सामने किया। उनके पास 303 इनफील्ड राइफल थी, जो कि एक बार फायर करने के बाद उसको दोबारा लोड करना पड़ता। यही जो चीन के सेना के पास जो हथियार थे वो ऑटोमेटिक थे, मतलब कि अगर वो 1 मिनट में जितने राउंड फायर कर सकते थे, तो उसको अगर कंपेयर करें 303 इनफील्ड राइफल के साथ कि एक बार फायर करने के बाद आप उसको लोड कर रहे हैं, तो लोड करने में जो टाइम लगना था, और ऊपर से जो इतनी सर्द थी कि वो मेटल का बना होता है, बंदूक का जो ऊपर का पार्ट ट्रिगर जो होता है वो मेटल का बना होता है, और इतनी फ्रीजिंग कोल्ड में भी हमारे सैनिक लोड कर करके उनका मुकाबला करते रहे। खैर सर, इस मुद्दे पे हम आएंगे। सबसे जो मेन चीज है, हमारे व्यूअर्स को बताइए सर, आपने इसमें बहुत अच्छे तरह से समझाया है अपनी बुक में कि ये 13 कुमाऊं रेजिमेंट क्या है, उसमें चार्ली कंपनी का क्या महत्व था। बिल्कुल। देखिए, ऐसा इंडियन आर्मी में मेजॉरिटी जो बटालियंस होती हैं, जो पर्टिकुलरली इन्फेंट्री बटालियंस होती हैं, वो कास्ट बेसिस पे बनी हुई है। तो जो कुमाऊं रेजिमेंट है, वो कुमाऊं रेजिमेंट है, उसमें कुमाऊं के लोग हैं और उसमें अहीर हैं। तो ये जो 13 कुमाऊं बटालियन है, एक बटालियन में तकरीबन 700 से 1000 लोग रहते हैं। तो एक ये बटालियन जो है ये इस वॉर से पहले से ही ये एक 100% अहीर बटालियन थी। एक बटालियन में 4 होती हैं कंपनी, और एक कंपनी में तकरीबन 120 जवान होते हैं। ये जो कॉम्पोजिशन होता है, कास्ट वाइज कॉम्पोजिशन इंडियन आर्मी में, ये केवल जवानों में होता है, अफसरों में नहीं होता है। तो चार्ली कंपनी जो थी जिसने ये लड़ाई लड़ी, जिसको रेजांगला पे रखा गया था, इसमें 120 अहीर थे। तो अहीर में बहुत सारे लोग जो अहीर कास्ट के लोग हैं वो यादव लिखते हैं, कहीं नहीं लिखते हैं। तो ये ज्यादातर कंसंट्रेशन जो था ये साउथ हरियाणा का था, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। इसीलिए मैं बचपन से इनकी 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 वीरता की कहानियां जो है वो सुनते हुए आ रहा हूं। जो अफसर थे इनके, वो जोधपुर के थे, मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह चार्ली कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर थे, और जो बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा, वो एक सिख ऑफिसर थे। वो भी जब वो मेजर थे और वो कैप्टन भी थे, तब वो भी चार्ली कंपनी के ही कमांडर रह चुके हैं। तो चार्ली कंपनी पूरे 114 ब्रिगेड में जो बाकी बटालियन है उन सबको मिला के जब कंपटीशन होता था, किसी भी गेम का कंपटीशन होता था, या एक कंपटीशन हुआ था इनके, जो मैंने रिकॉर्ड चेक किए, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस कंपटीशन, जिसमें हर बटालियन को कहा गया है कि आप अपनी सबसे बेस्ट कंपनी भेजिए। तो 13 कुमाऊं में 4 कंपनी थी, उन्होंने चार्ली कंपनी को भेजा। ऐसे बाकी जो बटालियंस थी, 9 बटालियंस थी, सबने अपनी अपनी बेस्ट कंपनी को भेजा, और 9 कंपनियों का कंपटीशन हुआ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में, जिसमें चार्ली कंपनी ऑफ 13 कुमाऊं केम नंबर 1। सो इस कंपनी में शुरू से ही ट्रेनिंग इस तरह की थी, चाहे वो लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा की लीडरशिप में हुई हो, या वो मेजर शैतान सिंह की लीडरशिप में हुई हो। इसमें स्पोर्ट्स का बहुत ही ज्यादा फोकस था। ये लोग सारे काफी लंबे थे, और इनकी हेल्थ काफी अच्छी थी, और इनकी फिटनेस, फुर्ती, जोश, जज्बा जो था वो एक बहुत ही जबरदस्त था। तो जस्ट एज जवान जो थे वो भी आपस में बहुत थे, और इनके पास 3 बहुत ही जो मेरी रिसर्च से मेरे को पता चला, 3 बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियंस इनके पास थे, प्लेटून कमांडर्स ना। उस जमाने में, आज के जमाने में भी आर्मी में जेसीओ एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो चार्ली कंपनी के नीचे भी 3 प्लेटून्स थे। एक प्लेटून का नाम था प्लेटून 7, प्लेटून 8, प्लेटून 9। इन प्लेटून्स में भी तकरीबन 30 से 35 जवान थे। इन प्लेटून के प्लेटून कमांडर्स का नाम था, एक का नाम था नायब सूबेदार सुरजाराम, नायब सूबेदार हरिराम, और नायब सूबेदार रामचंद्र। ये जेसीओ से तकरीबन 37-38 ईयर्स की इनकी एज थी। इनके पास में लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस था। 37 ईयर्स के ही मेजर शैतान सिंह थे, उनके पास भी लगभग 18-20 साल का एक्सपीरियंस था। तो एक्सपीरियंस भी था, फिटनेस भी थी, ट्रेनिंग भी थी, जोश भी था। एक ही जज्बा था कि हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हम सारे के सारे शहीद हो जाएं, लेकिन हम भारत माता की जमीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने इस चीज को वाकई में करके दिखाया। कुलप्रीत जी, हमने आज तक मतलब
इंटरनेट पे अगर खंगाला जाए रेजांग लाओ वॉर के बारे में, तो मेजर शैतान सिंह का जिक्र बहुत मतलब प्रमुखता से किया जाता है। तो मेजर शैतान सिंह की हिस्ट्री, वो कहाँ के रहने वाले थे और उनको परमवीर चक्र भी दिया गया था उनकी अद्भुत वीरता के लिए, तो उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कुलप्रीत जी। मेजर शैतान सिंह जो है वो, जैसा मैंने बताया, 37 इयर्स के थे। वो चार्ली कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर थे। इससे पहले वो गोवा में जो हमने जो गोवा का जो मिशन था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और वो बेसिकली जोधपुर के रहने वाले थे। और वो पहले जोधपुर की जो रॉयल आर्मी थी वो उसके पार्ट थे, उसमें अफसर थे। जब हिंदुस्तान को आजादी मिली तो उसके बाद उन्होंने क्योंकि इंडियन आर्मी ने पूरी जोधपुर आर्मी को अपने अंडर में ले लिया, अपने साथ में मिला लिया, तो वो उसके बाद में इंडियन आर्मी में आ गए। काफी एक्सपीरियंस थे, काफी क्वाइट थे। मैंने काफी फोटोग्राफ्स को स्टडी किया है। उस जमाने में दो ऑफिसर्स से जिनसे मैंने पर्टिकुलरली बात की है। एक है ब्रिगेडियर जतार, जो उस समय मेजर थे और वो बगल की पहाड़ी मगर हिल पे मौजूद थे। जैसा अगर आपने न्यूज में पक्का फॉलो किया होगा, अभी कुछ दिन पहले 18 नवंबर को जब हमारी ये रेजांगला दिवस था, तो रेजांगला मेमोरियल को रिवैम्प करके रक्षा मंत्री ने फिर से देश को समर्पित किया है। उस समय ब्रिगेडियर जतार भी वहां पे उनको इनवाइट किया गया था। ब्रिगेडियर जतार अभी लेट 80s में है, तो उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, तो व्हीलचेयर पे थे। और एक बड़ा इमोशनल वीडियो भी है जिसमें रक्षा मंत्री खुद व्हीलचेयर को वहां पे पुश करके और वहां तक लेके जा रहे हैं। तो ब्रिगेडियर जतार से मेरी बात हुई थी। और जैसा आपने किताब में भी पढ़ा कि मेजर शैतान सिंह के आने से पहले एक फील्ड कैप्टन थे जो वहां पे आए थे। और उनसे मैंने, प्रेम कुमार उनका नाम था, उनसे मैंने भी बात किया। वो एज ए ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं, वो अभी पंचकुला में रहते हैं। उनसे भी मैंने बात की। तो इन ऑफिसर्स से बात करने के बाद इनफैक्ट मेरे को ब्रिगेडियर प्रेम कुमार ने बोला कि 62 से कुछ महीने पहले ही वो यंग ऑफिसर थे, उनकी शादी हुई थी अप्रैल में। और अप्रैल में जब उनकी शादी हुई थी अंबाला में, तो उस वक्त मेजर शैतान सिंह भी उस शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। तो ये उस जमाने के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने मेरे को काफी जानकारी दी। तो मेजर शैतान सिंह एक क्वाइट ऑफिसर थे, जो अपनी कंपनी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, बजाय इसके कि बाकी ऑफिसर्स के साथ टाइम स्पेंड करना। इसका फायदा ये होता है कि जब एक ऑफिसर जवान के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जवानों की प्रॉब्लम को लेके, या जवानों की कोई अगर वीकनेस है ट्रेनिंग में उसको लेके, या उसको उसको मतलब आप अगर लीडर अपनी कंपनी के क्लोज रहेगा तो नेचुरली वो उनको बहुत अच्छे से लीड कर पाएगा। यही वजह थी कि वो अपनी कंपनी की नस नस पहचानते थे। और जब लड़ाई हुई, जैसा आपने किताब में भी पढ़ा है, तो उनकी ट्रेनिंग किस जबरदस्त अंदाज में काम आई। एक कुलप्रीत जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा बीच में। हम्म, मेजर शैतान सिंह कितने क्वाइट थे और अपने जवानों के प्रति कितने इमोशनल थे, इसका अंदाजा आपकी बुक में एक चैप्टर, उसमें एक छोटा सा पार्ट है कि एक जब शैतान सिंह एक बार अपनी कंपनी को जब संबोधित कर रहे थे, अपने जवानों के बीच में थे, जब एक बार मेजर शैतान सिंह जी, तो उन्होंने एक जवान को देखा, वो डिप्रेस सा लग रहा था। तो मीटिंग खत्म करने के बाद वो आगे बढ़े और उन्होंने अपने जो साथी बैटमैन होता है, हम्म, बैटमैन क्या होता है ये आप हमें बताएंगे अभी आगे। तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने मेजर शैतान सिंह जी ने कि ये जवान इतना डिप्रेस क्यों लग रहा था। तो उसने बताया कि इस जवान की माँ की तबीयत बेहद नाजुक है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, और इस जवान की छुट्टी कैंसिल हो गई। इस जवान की छुट्टी कैंसिल हो गई थी क्योंकि लड़ाई शुरू हो चुकी है चीन से, इसे वापस आने पड़ा, इस वजह से इतना डिप्रेस लग रहा है। उसके बाद शैतान सिंह जी ने क्या किया था, मेजर शैतान सिंह ने, आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो ये एक ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने जवानों को टाइम पे छुट्टी दें। जवानों के लिए, जवान ज्यादातर गांव के होते हैं और छुट्टी उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन अब क्योंकि 20 अक्टूबर को लड़ाई छिड़ चुकी है, 24 अक्टूबर को चाइना ने अचानक लड़ाई बंद कर दी, और कुछ इस तरह का माहौल था कि लड़ाई फिर से अब कभी भी शुरू हो सकती है। तो आर्मी ने एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन लिया गया कि भाई अब कोई छुट्टी नहीं जाएगा, आप लोग सब अपने मोर्चे पे रहेंगे। इस समय
एक इंस्पेक्शन करते वक्त मेजर साहब ने रियलाइज किया कि एक जवान जो है काफी डिप्रेस्ड है क्योंकि उसकी मदर की तबीयत खराब है। तो उन्होंने उसको बोला कि भाई अगर छुट्टी तो मैं नहीं दे सकता, छुट्टी तो न आप जा सकते हो न मैं जा सकता हूं क्योंकि हम देश की सेवा के लिए हैं और उसी वजह से हम यहाँ पे हैं। लेकिन अगर मैं यहां से बच जाता हूं तो मैं आपकी मां की अपने पूरे जीवन सेवा करूंगा। और अगर मैं मर जाता हूं, शहीद हो जाता हूं और आप बच जाते हो तो आप भी इस तरह का कुछ कर सकते हो। तो इस ऐसा उन्होंने कम्युनिकेशन किया और उसको फिर उसके बाद में उन्होंने हग किया। और जो जेसीओ था वो भी इस बात को देख के हैरान हो गया कि किस तरह से ये अफसर जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं। और इस तरह के छोटे-छोटे और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं किताब में, जिससे पता चलता है कि मेजर साहब एक थोड़े से डिफरेंट टाइप के ऑफिसर थे क्योंकि उस जमाने में क्या था, ऑफिसर एक बहुत बड़ी चीज होती थी। हमने पिक्चरों में भी देखा होगा, मतलब ऑफिसर को तो अगर आप मेजर साहब कहीं आ गए तो आज के जमाने में भी ऐसा है, लेकिन उस जमाने में तो और भी डिफरेंट था। तो सारे जवान जो थर-थर कांपते थे, लेकिन मेजर शैतान सिंह के साथ जवान जो है वो अपनापन महसूस करते थे, वो थर-थर नहीं कांपते थे। उनको लगता था कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो बोलनी चाहिए और इसी वजह से वो चार्ली कंपनी ने इस तरह का काम करके दिखाया। कुलप्रीत जी, मेजर शैतान सिंह जी का एक और किस्सा आपकी किताब में लिखा है जो कि बहुत ही मार्मिक है कि जब रसद की कमी थी और राशन की कमी थी, तब उनके पास जो एक उनके कोटे कोटे का जो उनको बादाम से भरा हुआ एक डिब्बा था और उन्होंने ये कहकर अपने जवानों को दे दिया था कि सेना में वैसे तो दिमाग हल्के-फुल्के लहजे में, मजाक के हल्के-फुल्के लहजे में, मजाक के सेना लहजे में वैसे भी दिमाग की कोई जरूरत नहीं है और कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग बहुत बढ़ता है। मेरा दिमाग बहुत बढ़ चुका है, तुम लोग में। अपना दिमाग बढ़ाओ। तो हाँ, उन्होंने अपने कोटे के बादाम भी अपनी कंपनी के जवानों को दे दिए थे। और आपकी किताब से मुझे एक चीज और पता चली कुलप्रीत जी कि चार्ली कंपनी के जो मेजर शैतान सिंह की लीडरशिप में चार्ली कंपनी की ऐसी इकलौती कंपनी थी इंडियन आर्मी में जिसका डिसीजन जवानों से बातचीत करके उनके सुझाव से होता था। सर, इस बारे में हमें बताएं। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि जब 20 से 24 तक इस तरह से हमारी आर्मी की पराजय हुई और हिंदुस्तान पूरा बौखला गया, तो उस समय कुछ भाई जो ब्रिगेड कमांडर थे, ब्रिगेडियर रैना, उनको पता था कि चार्ली कंपनी या पूरे आर्मी में हर कंपनी के हर जवान के पास लिमिटेड एम्यूनेशन है। चार्ली कंपनी की बात ज्यादा करेंगे। चार्ली कंपनी के हर जवान के पास में 600 एम्यूनेशन थे, 600 राउंड्स थे उनकी राइफल के। हमारे पास में 120 राइफल्स हो गई, 9 हमारे पास में एलएमजी थी, हमारे पास 3 2 इंच मोर्टार था और 1 3 इंच मोर्टार था और हमारे पास में ग्रेनेड्स थे तकरीबन, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 400 या 600, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 600। यही हमारे पास में पूरा आर्म्स एंड एम्यूनेशन अवेलेबल था। ये एक बहुत ही कम लिमिट का आर्म्स एंड एम्यूनेशन है। तो ब्रिगेडियर साहब को ये बात पता था कि अगर चाइना वाले, जैसा उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था इंटेलिजेंस से, कि अगर चाइना वाले दोबारा अटैक करते हैं तो इतने सारे आएंगे कि हमारा एम्यूनेशन तो जल्दी खत्म हो जाएगा और एम्यूनेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप वहां पे क्यों खड़े रहो भाई, आप तो फिर आप कोई आप मरने के लिए ही खड़े हो। तो उन्होंने एक मैसेज कमांडिंग ऑफिसर के थ्रू कंपनी कमांडर के पास भेजा, मेजर शैतान सिंह के पास, कि भाई जब आपका एम्यूनेशन खत्म हो जाएगा तब आप वहां से मोर्चा छोड़ के आप पीछे आ जाइए और पीछे हम दूसरी कोई एक अच्छी सिक्योर पोजीशन ढूंढेंगे और वहां से फिर हम इंडिया को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। वहां से भी हारेंगे तो फिर हम थोड़ा और पीछे जाएंगे क्योंकि पीछे से जो है वो एम्यूनेशन हमारे पास में आता रहेगा। एक प्रॉब्लम ये थी, उस समय रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था और पूरे लद्दाख रीजन में जो है वो लेह में एक एयरफील्ड थी और एक चुशूल में एयरफील्ड थी। तो सारा जो जितना भी सामान आ रहा था वो धीरे धीरे करके इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट लेकर आ रहे थे और पूरी आर्मी वहां फैली हुई थी। तो ऑब्वियसली वो लिमिटेड फ्लाइट्स ही एक दिन में आ सकती थी। मतलब सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत अहम थी भारत के हम्म, लिए। लेकिन मतलब उस पे कोई भी विमान लैंड करता था तो हाँ, उसके बाद उसकी तुरंत मरम्मत करनी पड़ती थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जी वो एक तो कच्ची कच्ची एयरफील्ड थी। जी, वो कितना चैलेंजिंग रहा होगा उस समय के हमारे सैनिकों के लिए। अब हम सर बात करते हैं कि बारामूला में थे पहले ये हम्म, पूरी बटालियन जो बारामूला में थी और 2 दिन के अंदर उनको बारामूला से लेह और फिर रेजंगला पहुंचना था, बहुत ही हम्म, शॉर्ट पीरियड में। तो कुलप्रीत जी, आप एक बात बताइए, ये जो वहां पर पहुंचते हैं जवान हमारे, तो अब आप सोचिए 5,000 फीट से डायरेक्ट 13,000 से 18,000 फीट,
तो किस तरह की दिक्कतों को सबसे पहले जो फेस होती हैं जवानों के लिए, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मौसम को लेकर? जैसे जैसे बढ़ती जाती है ऑल्टीट्यूड, तो ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और ह्यूमन बॉडी जो है उसको एडजस्ट नहीं कर पाती। 7,000 फीट की ऊंचाई तक अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, जैसे आप शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, तो तकरीबन 6-6,500 फीट है, तो फिर मतलब किसी भी ह्यूमन बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अब अगर आप 7,000 फीट से ऊपर जाते हैं तो फिर आपको ऑक्सीजन की कमी आपके शरीर में महसूस होने लगती है। इसीलिए एक प्रोसीजर है कि जिसको हम एक्लिमेटाइजेशन प्रोसीजर बोलते हैं। तो क्योंकि 11 से 12,000 के बीच में लेह है, तो जब लेह में आए तो हमारे जवानों को लेह में ही आराम करने के लिए बोला गया, तकरीबन 10-12 दिन, ताकि वो उनकी बॉडी जो है वो एक्लिमेटाइज हो जाए और उसके बाद में ही वो आगे जो है नेक्स्ट लेवल तक जाएं, जो 18,000 फीट पे जहाँ पे रिजांगला है। तो वो उनको एक्लिमेटाइज करने का समय मिल गया था। लेकिन जब वो रिजांगला पे पहुंचे तो उस समय वहां पे ठंडी इतनी ज्यादा थी कि वो उनका एक मेजर प्रॉब्लम थी, क्योंकि पहले 2 दिन में वो लोग अपना कुकिंग का अरेंजमेंट नहीं कर पाए, बिकॉज 2 कुक्स थे उनके पास और वो पूरा गड्ढा खोदें और वो सब पूरा लंगर स्टार्ट करें। उससे पहले उसमें तकरीबन 2 दिन लगे और उन उससे दो पहले इनके पास उन 2 दिनों में चार्ली कंपनी के जवानों ने सर शक्कर पारे खाए आपकी किताब में। शक्कर, हाँ, शक्कर पारे खाए। ये आर्मी में जाम पानी और शक्कर पारे जो है, ये एक स्नैक टाइप का रहता है। इट्स हाई हाई एनर्जी स्नैक जो आराम से बन जाता है और काफी लंबे अरसे तक आप उसको स्टोर कर सकते हो। तो टमाटर वो टच कर रहे हैं, तो टमाटर इतनी ज्यादा फ्रोजन हो गया है कि वो चाकू से क्या, वो मारने से भी नहीं टूट रहा है। ऑरेंजेस के बारे में भी लिखा हुआ था कि ऑरेंजेस जब वो कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पाउडर फॉर्म में निकल रहा है, लेकिन वो नहीं नहीं खा पा रहे हैं। तकरीबन 2 दिन लगे। 2 दिन लगने के बाद में इनके पास प्रेशर कुकर्स आए। वहां पे आप नॉर्मल उस टेम्परेचर पे, उस हाइट पे आप नॉर्मल भगोने में चाय भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप नीचे से गैस जलाएंगे लेकिन ऊपर इतनी ठंडी है कि वो कभी बॉयल ही नहीं होगा। तो आपको सारा खाना जो है वो प्रेशर कुकर में ही बनाना पड़ता है। तो वो जब 2 दिन के बाद जब प्रेशर कुकर आए तो उनके पास थोड़ा सा खाने की सिचुएशन ठीक हुई। सर उन्हें तो मौसम के हिसाब से तालमेल बिठाने का मौका मिल गया, लेकिन उन 40 रंगरूटों का क्या हुआ होगा सर? जो गुलप्रीत जी आपकी किताब में लिखा है कि 40 रंगरूट थे जो जिनको लुधियाना या रानीखेत से ट्रेनिंग के आखिरी दौर से ही वापस वहां भेज दिया गया, मतलब प्लेन से डायरेक्ट 18,000 फीट की ऊंचाई। बहुत उनको ही दर्दनाक ये कहानी है और ये 13 कुमाऊं की वॉर डायरी में मेंशन की हुई है कि वो लोग किस तरह से आए और सीधा उनको रानीखेत, जिससे रानीखेत में ट्रेनिंग सेंटर है कुमाऊं का, आज भी वही है, और वहां से सीधा आप लेकर आ गए 18,000 की स्पीड पे। ये 17-18 साल के हरियाणा के गांव के लड़के, इनका नाक बह रहा है, इनको डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी अचानक हाइट पे आ गए हो तो आपका बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं है। तो उनको 1 दिन का ही रेस्ट दिया गया और उनको वहां पे भेज दिया। वहां पे कमांडिंग मेजर शैतान सिंह ने उनको तकरीबन हफ्ते तक, उनको वैसे ये लोग गड्ढे खोद रहे थे, उसमें मोर्चे बना रहे थे, लेकिन उन्होंने, जैसा आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कंपनी हवलदार मेजर को बोला कि आप इनको अभी टच नहीं करेंगे, इनको आप आराम करने दीजिए। लेकिन बहुत दुख होता है कि ऐसे जवान बच्चे जो इतनी ट्रेनिंग के बाद आर्मी में भर्ती हुए और इतनी काबिलियत के बाद, और आर्मी में हर आदमी आर्मी में भर्ती नहीं हो सकता एज अ जवान। आपकी फिटनेस बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए, आपका जज्बा जबरदस्त होना चाहिए। और ये बेचारे बच्चे जो हैं वो 40 लड़के जो हैं वो वहां पे गए और कुछ दिनों बाद जंग छिड़ गई और वो सारे के सारे शहीद हो गए। उन उन बच्चों में से कोई नहीं बचा। बहुत ही सर कुलप्रीत जी ये सब चीजें किताब पढ़ के ही मुझे पता चली। रेंजनलाल वॉर के बारे में मैंने भी सुन रखा था पहले भी, लेकिन इतना डिटेल्ड और ऐसी ऐसी चीजें जो अनछुई थी, मतलब किसी ने टच भी नहीं की थी इन सब बातों को, वो 40 जवान भी शहीद हो गए वहां पे। चार्ली कंपनी का आपने कई जगह जिक्र किया है किताब में कि अनबीटेबल और हर चीज में नंबर 1, इसका क्या रीजन था? इसका रीजन जैसे मैंने पहले बताया, उनकी ट्रेनिंग और उनका एक बैटल क्राई है, जो बिकॉज ये सारे अहीर थे 120 के 20, तो इनका बैटल क्राई, कुमाऊं रेजिमेंट में 3 बैटल क्राइज हैं। तो आपकी कौन सी कास्ट है उसके हिसाब से आपका बैटल क्राई है। तो इस पर्टिकुलर बटालियन का बैटल क्राई है दादा किशन की जय। ये अहीरों का शुरू से, जब से ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्मी में अहीरों को लेना शुरू किया है 100-200 साल पहले, तब से ही ये बैटल क्राई है। ये बैटल क्राई जो है वो एक जोश दिलाता है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स की बात हो रही है। तो ये जब यूज किया लास्ट में, जब ये लोग, इनके बंदूकें, गोलियां खत्म हो गई और ये अपने बंकर से जंप मार के बाहर निकल के इन्होंने बेनेट स्ट्राइक किया,
तो उसमें उनको वो आखिरी मोमेंट का उनको पता है अब उनकी जान जाने वाली, क्योंकि सामने वाले तो सब वेपन्स, ऑटोमेटिक वेपन्स लेके खड़े हुए हैं। तो उस समय वो एक असाधारण वीरता के लिए, वो लास्ट मोमेंट के लिए ये बैटल क्राई काम में आता है। ये भी बोल सकते हैं, दूसरी बात ये भी है, जैसे मैं कोसली गांव का रहने वाला हूँ, कोसली गांव हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे गांव की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसने मैक्सिमम डिफेंस ऑफिसर्स प्रोड्यूस किए हैं। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हम उस समय पढ़ा पढ़ा करते थे जब मैं कंपटीशन प्रिपेयर कर रहा था। तो गांव में तकरीबन ये जो गुड़गांव है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके गांवों में ट्रेडिशन रही है शुरू से कि सब लोग आर्मी में जाएंगे। तो एक आर्मी में जाएंगे, और गांव में ये भी है कि आप आर्मी में गए हो तो आप वहां से अगर वापस आ गए जंग से, तो एक फीलिंग भी ये है कि ये तो लड़के नहीं आया, ये तो एक तरह से भगोड़ा है। तो गांव में ऐसा है कि अगर आप जंग में जा रहे हो तो आपको अपना प्राण देना ही पड़ेगा और अपने गांव का और अपनी कौम का नाम रोशन करना पड़ेगा। ये एक कम्युनिटी फीलिंग पूरी इंस्टिल्ड है पूरे अहिरवाल एरिया में। इस पूरे इन 3 डिस्ट्रिक्ट को अहिरवाल एरिया बोलते हैं। तो इसमें आपको अगर थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं, मैं एक बैटल हुई थी 1857 में, जिसके बारे में भी बहुत कम जानकारी है। वो हुई थी नारनौल। नारनौल में। हाँ, बैटल ऑफ नारनौल, उसका हाँ। जिक्र भी मैंने किताब में किया है। तो बैटल ऑफ नारनौल के बारे में हिंदुस्तान नहीं जानता है, लेकिन ये अहिरवाल इसको बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि इसमें 7,000 सोल्जर्स ने, जो अहिरों के राजा थे यहाँ पे, राव तुलाराम की लीडरशिप में 7,000 लोगों ने एक छोटा सा एरिया है नसीबपुर करके नारनौल के पास, वहां पे 3,000 अंग्रेज हुकूमत के जवानों के साथ, आर्मी के साथ में फाइट किया था 1857 में। 1857 तक ये पूरा एरिया इंडिपेंडेंट था। तो जब ये लड़ाई लड़ी गई, इसमें जब हार हुई राव तुलाराम और इनके इनके सेनानियों की, तो उसके बाद राव तुलाराम तो चले गए। वो एक अलग कहानी है कि वो राजस्थान के राजाओं से मिलके उन्होंने कोशिश की, वो रशिया के जार तक पहुंच गए थे। और वो कहानी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उनकी मृत्यु हो गई काबुल में। लेकिन वो ये चाहते थे कि हम रशिया की हेल्प से, और कुछ इंडियन किंग्स ने उनको लिख के दे दिया था कि हम ब्रिटिशर्स को नहीं चाहते हैं और हम उनको पैसे जरूर दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम रशिया हमारे को हेल्प करे और हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से उखाड़ फेंके। ये राव तुलाराम का एक बड़ा एम्बिशन था। तो उन्होंने अपने आखिरी समय तक, आखिरी मोमेंट तक उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो और उनकी कम्युनिटी अंग्रेजों के अधीन है। तो ये जो 2-4 बातें हैं, ये पूरे उस एरिया में फैली हुई हैं। सो लोग जो है, ये वीरता की कहानियां और ये गाथाएं और आपका फोक सॉन्ग्स और गीत और रागनी, इस सब में यही बातें होती हैं। तो इट इज पार्ट ऑफ द कल्चर एंड फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। तो मेरे को लगता है उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस बैटल में। मैं अपने व्यूअर से बताना चाहूंगा कि जब चार्ली कंपनी में, जब युद्ध के हालात में, जब चीजें हाथ से बाहर जा रही थी, बहुत विषम परिस्थितियां हो गई थी, तब उसी चार्ली कंपनी के जवान नारनौल की लड़ाई का जिक्र करके एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे थे। इस किताब में ये लाइनें मेंशन है कि कौन जवान क्या कह रहा था कि हम नारनौल की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हम वही हाल करेंगे चीनियों का जो हमने अंग्रेजों का किया था। कुलप्रीत जी, इनका जो मेन टारगेट था चार्ली कंपनी का, थे तो उसमें रेजिमेंट के बहुत जवान, लेकिन रिजंगला वॉर में चार्ली कंपनी का बहुत जरूरी होता है। तो ये चार्ली कंपनी का सर मेन टास्क क्या था? सो जैसा मैंने बताया, 13 कुमाऊं में 4 कंपनियां थी। अल्फा एंड ब्रावो कंपनी, ए एंड बी कंपनी जो है, वो मगर हिल पे थी। मगर हिल में, जैसा मैंने आपको बताया, उस समय मेजर जतार थे। और चार्ली कंपनी रेजांगला में थी। रेजांगला 2 शब्द हैं, रेजांग ला। रेजांग का मतलब है माउंटेन और ला का मतलब है पास। तो ये एक माउंटेन पास है, और ये तकरीबन 19 किलोमीटर्स आप बोल सकते हो चुशूल एयरफील्ड से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, और बीच में पहाड़ है। और चुशूल के पास में हमारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर था। तो एक इस बैटल में प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब ये बैटल चल रही थी, उस समय हमारे हेडक्वार्टर पे भी सामने से अटैक किया था चाइना ने। तो चाइना ने 2 जगह अटैक किया था। एक जगह उन्होंने छोटा अटैक किया था, एक जगह बड़ा अटैक किया था। उनका इरादा ये था, उनकी इंटेलिजेंस ने समझ लिया था कि अगर हम ब्रिगेड हेडक्वार्टर को और बटालियन हेडक्वार्टर को एंगेज कर देते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि पहाड़ के पीछे क्या हो रहा है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। जब तक ये बैटल खत्म नहीं हुई, तब तक कमांडिंग ऑफिसर को भी आइडिया नहीं था। और आपने देखा होगा, बीच में 2-3 बार ब्रिगेड कमांडर पूछ भी रहे हैं कि यहाँ पे तो चल रहा है,
उन्होंने कम्युनिकेशन भी नहीं था इनके साथ में। मगर हिल में जो थे मेजर जतार, इनके साथ में कम्युनिकेशन सीओ का एक बार हुआ था रात को तकरीबन सुबह तकरीबन 5 या 6 बजे। तब उन्होंने बोला कि भाई रिजांगला में क्या हो रहा है? बोला कुछ आवाजें तो आ रही हैं लेकिन लाइट भी चल रही है, वहां पे कुछ ब्लास्ट भी हो रहा है, लेकिन हमारे पे भी अटैक हुआ है। तो मगर हिल पे भी उन्होंने छोटा सा एक अटैक किया था। तो उनको बोला गया कि आप एक अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप एक छोटा सा पेट्रोल भेजिए। तो उन्होंने 4 आदमियों का, एक जवानों का पेट्रोल भेजा था मगर हिल से रिजांगला की तरफ। जब वो आधे रास्ते तक पहुंचे तो वहां तक चाइनीज घेर चुके थे, तो उन्होंने उस पेट्रोल पे अटैक कर दिया। उसमें से 2 शहीद हो गए और 2 वापस आके उन्होंने बताया। तब तक बैटल खत्म हो चुकी थी। तो आपने जो सवाल पूछा कि चार्ली कंपनी का मेन मकसद, मेन ड्यूटी क्या थी? चार्ली कंपनी की मेन ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस पास में से किसी को आगे नहीं आने देना। पास की जो चौड़ाई थी वो तकरीबन 2 किलोमीटर थी और उसमें एक साइड में प्लेटून 7 थी, स्लोप पे, फॉरवर्ड स्लोप पे। बिल्कुल सेंटर में पास के प्लेटून 8 थी और पीछे में एज अ रिजर्व आप बोल सकते हो वो था प्लेटून 9। और प्लेटून 9 के साथ में था आपका कंपनी कमांडर का हेडक्वार्टर और उसके पीछे 3 इंच मोटार था। अब अल्फा कंपनी मैंने बता दिया, ब्रावो बता दिया, चार्ली बता दिया। डेल्टा कंपनी जो है वो हेडक्वार्टर के साथ में ही थी। वहां पे एक मेजर जीएन सिन्हा करके उनके कंपनी कमांडर थे। उनको वहीं पे रखा गया था एज अ रिजर्व। हमेशा बटालियन जो होता है 3 कंपनी को आगे भेजता है, एक कंपनी को एज अ रिजर्व करके पीछे पीछे रखता है कि भाई आगे जब वो लोग शहीद हो जाएंगे या जो भी होगा, अगर उनको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से भेजेंगे। लेकिन चाइना ने क्या किया कि 18 तारीख को लड़ाई हुई और जब लड़ाई में उनका इतना सारा नुकसान हुआ, अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है हमारे पास में वो तो है 1300 चाइनीज का मतलब को खत्म किया इन 120 हिंदुस्तानी जवानों ने। लेकिन चाइना ने एक्सेप्ट किया है कि 500 जवानों का उनका नुकसान रेजांगला पे हुआ था। उन्होंने इस बात को बोला है कि पूरे 1962 बैटल में उनका मैक्सिमम नुकसान जो है वो रेजांगला पे ही हुआ था। और उन्होंने अचानक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। तो सीज फायर डिक्लेयर हो गया तो वो हमारी जो रिजर्व बटालियन थी डेल्टा बटालियन, वो फिर नीचे ही रह गए। 20 नवंबर को मेरे ख्याल से सीज फायर चीन ने कर दिया था। हाँ जी। कुलप्रीत जी, इस लड़ाई में चीन के हमारे मतलब हमारे जवानों की कितनी कैजुअलिटीज हुई थी? देखिए थोड़ा सा, क्योंकि 1962 की लड़ाई है तो फिगर्स थोड़े से ऊपर नीचे हैं जितने भी मैंने रिकॉर्ड्स देखे हैं। लेकिन जो मैंने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देख के और कोराबरेट करके फैक्ट्स को हर जगह से जो मेरे को पता चला है, वो असली फैक्ट ये है कि 120 जवान थे हमारे उसमें। 120 में से 110 शहीद हुए थे। 6 बेहोश हो गए थे तो उनको चाइना बंदी बना के ले गया था। 4 हमारे जो थे वो बच गए थे। तो उनको कंपनी कमांडर ने बोला कि तुम अब और लड़ने का फायदा नहीं है, तुम नीचे जाओ और बटालियन कमांडर को बताओ, ढींगरा साहब को, चार्ली कंपनी कैसे लड़ी है। ये उनका ऑर्डर था। शैतान इस सिंह जी वजह, का, मेजर शैतान सिंह शैतान जी सिंह। का, हाँ, मेजर शैतान सिंह जी को ले जा रहे थे। उन्होंने बोला कि सर आप भी चलिए, लेकिन उनके पेट में बहुत सारी गोलियां लग गई थी। तो उन्होंने थोड़े आगे जाने के बाद में उन्होंने बोला मेरे को बैठा दो और तुम लोग जाओ और बताओ कमांडिंग ऑफिसर की चार्ली कंपनी किस तरह की लड़ी है। ये जो 6 लोग को वो लोग पकड़ के ले गए थे प्रिजनर ऑफ वॉर, उसमें से 2 एस्केप कर आ गए थे और बाकी जो 4 थे वो 6 महीने तक चाइनीज जेल में रहे थे। और उसमें से एक जो है वो 6 महीने बाद उन्होंने वापस एक्सचेंज करके भेजा था। जो ये एक थे, ये थे नायब सूबेदार रामचंद्र। उस समय नायब सूबेदार थे। वो 9 प्लेटून के प्लेटून कमांडर थे, उनको वीर चक्र मिला है। और उनकी फोटो भी किताब में है। उनसे मैं जनवरी में मिला था। 90 प्लस ईयर्स के थे अभी तो वो, और उनका मार्च में देहांत हो गया। लेकिन फोटो में मैंने इसलिए फोटो उसमें इंक्लूड की है बिकॉज उनकी पर्सनालिटी और 90 प्लस में भी जिस तरह के स्ट्रेट वो बैठे हुए हैं। और जैसे ही मैंने उनसे जिक्र किया रिजांगला के बारे में, तो उन्होंने जैसे शुरू किया, जैसे कि उनके दिमाग में मतलब एक एक वर्ड, एक एक क्षण जो है ना, वो पूरा एब्जॉर्ब हो रखा है। ऐसे में और 3 और सर्वाइवर से मिला जो अभी भी अलाइव हैं, सब लेट 80s में, अर्ली 90s में। इन्होंने भी सारी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी। 13 कुमाऊं की जो वॉर डायरी है उसमें इंफॉर्मेशन अलग है। मैंने तमाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स और बाकी भी रिसर्चर्स ने, जो 62 के ऊपर काफी सारे लोगों ने रिसर्च की है। ये जो रेजांगला का बैटल है, इस पे कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, इसलिए मेरे को लगा कि ये दिस डिजर्व्स अ फुल बुक।
सर कहते हैं, कुलप्रीत जी कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह जी के गोली लगी थी पेट में और उन्होंने अपने एक साथी जवान से कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी बेल्ट खोल दो। हाँ जी। तो कहते हैं कि जब उनके साथी जवान ने उनकी शर्ट में हाथ डाला तो उनकी आंतें बाहर आ गई उनके हाथ में। या क्या ये या सच है सर? हाँ, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि उनके जो ऑर्डरली थे, जिसको बैटमैन बोलते हैं, वो थे उस समय सिपाही रामचंद्र, जो बाद में ऑनरी कैप्टन रामचंद्र बन के रिटायर हुए। ये अलग रामचंद्र है, प्लेटून कमांडर 9 के जो थे वो अलग हैं। ये जो रामचंद्र ऑनरी कैप्टन रामचंद्र है, ये अभी रेवाड़ी के पास गाँव में अभी भी हैं। लेट 80s में इनसे मैं मिला और इन्होंने मेरे को इसका डिस्क्रिप्शन दिया। ये मैं कई जगह वैसे भी पढ़ चुका हूँ, क्योंकि इनकी एक ऑर्डरली का काम होता है अपने प्लेटून कमांडर की हर तरह से लुक आफ्टर करना, ताकि वो अपने काम पे फोकस कर सके। चाहे वो यूनिफ़ॉर्म हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो शूज़ हो, और पर्सनल कोई भी रिक्वायरमेंट हो, तो एज़ अ मैसेंजर भी जो है ऑर्डरली काम करता है। तो उन्होंने अपने ऑर्डरली को बोला कि वो गोली तो लग गई थी, लेकिन अब वो पेन अनबेरेबल था। जवान उनको बचा के लेके जा रहे थे कि सर नीचे तक चलते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ हॉस्पिटल में आपका इलाज हो पाएगा। तो उन्होंने एक जगह बैठ के बोला कि भई मेरे को बहुत अनबेरेबल पेन हो रहा है, तो मेरी बेल्ट आप खोल दीजिए। तो ऐसा बताते हैं ऑनरी कैप्टन रामचंद्र की उन्होंने बेल्ट खोली और हाथ डाला, तो उन्होंने बेल्ट खोलने से खो वो ऐसे उन्होंने हाथ डाला खोलने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उनकी तो इंटेस्टाइन्स ही बाहर आ गई हैं। तो उन्होंने बेल्ट को नहीं खोला। उन्होंने बोला कि सर अभी आप यहाँ बैठिए, नहीं आप चलते हैं, हम नीचे चलते हैं, बिकॉज़ उनको लगा कि वो रुकी रहेगी। बट फिर तब तक मेजर शैतान सिंह को शायद अंदाज़ा हो गया था कि वो नहीं बच पाएँगे, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग जाओ, मेरे को यहाँ बैठा दो। और जहाँ उनको बैठाया था, वहीं पे ही उनका पार्थिव शरीर जो है, वो 3 महीने बाद जब सर्च पार्टी गई, तो एग्ज़ैक्टली वहीं पे ही मिला। तो लड़ाई खत्म होने के 3 महीने तक क्या इस अद्भुत जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसके बारे में सर किसी को भी नहीं पता था, कुलप्रीत जी। किसी को पता किसी को पता नहीं था। देश एक बहुत बड़े शॉक में था उस समय। अ, चाइनीज़ आर्मी बहुत आगे तक आ गई थी और पूरा आसाम में ऑलमोस्ट तेजपुर तक पहुँच गई थी। हर जगह उन्होंने हमारी पूरी आर्मी को खंडेर दिया था। इनफैक्ट आसाम में तो उन्होंने एक ब्रिगेड कमांडर को उन्होंने बंदी बना के लेके चले गए थे, ब्रिगेडियर दलवी। उन्होंने आने के बाद में 6 महीने बाद वो जेल में रहे चाइना के, और जब वो वापस आए तो उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब लिखी, जो 62 की सबसे इम्पोर्टेंट किताब मानी जाती है, जिसका नाम है द हिमालयन ब्लंडर। उन्होंने लिखा कि किस तरह से उनकी पूरी ब्रिगेड तैयार नहीं थी, लेकिन किस तरह से ऊपर से प्रेशर आया और किस तरह से ये एक नरसंहार हुआ। आपके पास वेपन्स नहीं है, कपड़े नहीं है, टेनिस शूज़ पहने हुए हैं आपने, आपने समर यूनिफ़ॉर्म पहनी हुई और आपको -20 डिग्रीज़ में ले जाके बैठा दिया वहाँ पे। तो वो एक अलग कहानी है। उस समय उसको हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते थे। एनईएफपी, जो 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 आज जिसको अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। खैर उस समय देश पूरा जो है वो एक सदमे में था। तो उस सदमे में जब ये जवान आए और इन्होंने बताया कि सर चार्ली कंपनी ने ऐसा किया है, तो मेरे ख्याल से बटालियन कमांडर और ब्रिगेड कमांडर ने विश्वास इसलिए नहीं किया, क्योंकि ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है। इनफैक्ट आप मेरे को बताइए, अगर ये गडरिया नहीं देखता और ये चीज़ जो है ये बर्फ में ऐसे फ्रोज़न नहीं हुई होती, एक हर जवान इस तरह से लेके खड़ा हुआ है और फ्रोज़न है, या कोई क्राउच कर रहा है, किसी के हाथ में बैंडेज है, कोई ग्रेनेड को खोल के बैठा हुआ है। तो वो जो एक पूरा फ्रोज़न जो अगर सीन अगर नहीं नहीं हो पाता, तो शायद हमको कभी इस वीरता के बारे में पता ही नहीं चलता। ये जी तो हाँ। ऊपर वाले की कृपा है जिसकी वजह से हमको पता चला। तो मैं पिछले इंटरव्यू में बोल रहा था कि लोग बहुत इस बात से नाराज़ होते हैं कि भई कंपनी कमांड ये बटालियन कमांडर की और ब्रिगेड कमांडर की गलती है कि उन्होंने जवानों को नहीं माना। जवान की उम्र नॉर्मली 18, 19, 20 साल होती है। उनको लगा कि ये आके पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इतने सदमे में हैं, इनके सारे साथी जो हैं वो जो हैं शहीद हो चुके हैं, और ये आके पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। और उस समय जवानों की कमांडिंग ऑफिसर तक जाने की हिम्मत भी नहीं होती थी। एक आध बार उनको ऑडियंस मिला होगा, और शायद हम लोग भी होते और जवान इस तरह से आके बताते कि हम 120 लोगों ने 5000 लोगों को रोक दिया। 1300-1400 लोग हमने उनके मार दिए, और हमारे पास वेपन्स लिमिटेड थे, उनके पास ज़्यादा पावरफुल वेपन्स थे। तो शायद प्रैक्टिकल नहीं लगता। लेकिन यही इस कहानी की सबसे बड़ी वीरता है कि अगर इंसान चाहे, अगर इंसान में जज़्बा हो, तो जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होती है, वो भी इंसान अचीव कर सकता है। और चार्ली कंपनी ने एक इम्प्रैक्टिकल
वॉर को जीत के दिखा दिया है कि हिंदुस्तान की आर्मी क्या है, चार्ली कंपनी क्या है, और ये लोग कौन है, और ये दादा किशन की जय क्या है। मैं तो जब भी इसको दोबारा भी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं अपने तकिए के पास ही रखता हूँ इस किताब को हमेशा, बिकॉज मेरे को इससे वो एक चीज का एहसास होता है, और मेरे को लगता है हर हिंदुस्तानी को इसी वजह से इस किताब को पढ़ना चाहिए, अपने साथ में रखना चाहिए, और 18 नवंबर को कम से कम एक दिन जरूर याद करना चाहिए इन शहीदों को। कुलप्रीत जी, 18 नवंबर की जो 18 नवंबर की दरमियानी रात थी, कहते हैं कि वही सबसे मेन पार्ट था इस लड़ाई का। तो इस दौरान कुछ ऐसी खास चीजें जो आपने किताब में लिखी हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। इस लड़ाई की जो बेयर हैंड्स लड़ाई हुई सर, आमने सामने हाथ से लड़ाई, हमारे जवानों ने लोहा लिया है, चीनी सैनिकों को, उनको मौत की घात उठा रहा है अपने हाथों से। उनकी जब उनके वेपन्स खत्म हो गए थे और सामने वाले चीनी सैनिक बिल्कुल हथियारों से लैस उनके सामने आके खड़े हो गए, तब उन्होंने अपनी बंदूकें छोड़ी, हमारे जवानों ने चार्ली कंपनी के, और उनसे बेयर हैंड हाथ की लड़ाई लड़ी। इसमें इसका एक किस्सा आप किताब में है, उसके बिल्कुल बारे है। में बताएं। किताब में इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन मैं एक किस्सा जरूर बताना चाहूंगा। जैसा आपने बोला कि जब हमारे पास में जो लार्जेस्ट वेपन था, हैंड हेल्ड वेपन, वो एलएमजी था, और चाइना के पास में एमएमजी थी। तो एमएमजी जो है उसकी रेंज एलएमजी से डबल होती है तकरीबन। सो एमएमजी से वो लोग फायर कर रहे हैं, और सुरजा राम जो बहुत ही जबरदस्त टेक्नीशियन थे, 7 प्लेटून के, जो स्लोप पे थी सबसे आगे, तो उन्होंने बोला कि अब हम अपने वेपन से फायर कर रहे हैं तो चाइना तक पहुंच नहीं रही है, चाइनीज सोल्जर्स तक, वो वेपन से फायर कर रहे हैं तो हमारे को लग रही है और हम लोग शहीद हो रहे हैं। तो उसको क्या किया जाए? तो वहां पे एक सिंह राम करके एक सिपाही थे, नायक थे, और उन्होंने बोला कि गुलाब सिंह और सिंह राम दो नायक थे। उन्होंने बोला कि हम जाएंगे और हम उनकी एमएमजी को ध्वस्त करेंगे। तो सूर्याराम साहब ने बोला कि भाई आप एमएमजी को कैसे ध्वस्त करोगे, आपके पास वेपन्स नहीं है, वो तो बहुत आगे है, और ये तो एक तरह से सुसाइड मिशन हो गया। तो बोला हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। और ये दोनों जवान जो हैं, ये छुपते छुपाते ऑलमोस्ट गन से 10-12-15 फीट तक पहुंच गए, और फिर उन्होंने अपना वॉर क्राई देके वो लोग वहां पे अपनी एलएमजी को लेके और वो सामने की तरफ भागे। और उस समय चाइनीज ट्रूप्स जो है वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, उनको पता था यहां तक तो कोई आ नहीं सकता। तो ये लोग जब उन्होंने देखा तो वो फटाफट अपनी पोजीशन पे आने लगे, और उन्होंने अपनी एमएमजी को पकड़ा। तो जब तक उन्होंने एमएमजी को पकड़ा फायर करने के लिए, तब तक ये तकरीबन 3-4 फीट 5 फीट तक पहुंच गए थे। एंड बोथ ऑफ देम, गुलाब सिंह, जब गोली चली तो गुलाब सिंह मेरे ख्याल से कुछ 8 या 10 फीट पे नीचे गिर गए, शहीद हो गए। लेकिन सिंहराम फिर भी 2 कदम और आगे गए, और उन्होंने हवा में जंप किया, और जंप करके वो एमएमजी के ऊपर ही गिरे। तो पीछे जो देख रहे थे हमारे हिंदुस्तानी जवान, उनको लगा कि शायद वो एमएमजी को कैप्चर कर लेंगे अकेले, इतने सारे लोगों को। जब जब लड़ाई होती है और किसी में इस तरह की वीरता होती है, तो वी स्टार्ट बिलीविंग इन इम्पॉसिबल। बाद में जब उनका शरीर मिला, तो वो जो एमएमजी का स्पॉट था उससे तकरीबन 4-5 फीट पीछे था, क्योंकि जब उन्होंने जंप किया था तो पीछे से एहसास हुआ था कि वो गन पे गिरे हैं, बट वो गन से थोड़े से शॉर्ट रह गए थे। तो इस तरह की कोशिश भी इन जवानों ने की कि हम किसी भी तरह से अगर इनको हरा सकें या रोक सकें। मेरे समझ से अगर हमारे पास अच्छे वेपन्स होते, तो इतनी फिट और इतनी ट्रेन्ड और इतनी मोटिवेटेड आर्मी तो पता नहीं क्या से क्या कर देती। एक चीज जो हर जगह लिखी जाती है वो ये है कि जब ब्रिगेडियर साहब पहुंचे और सब इन जवानों को वहां से जब इनको देखा उन मोर्चों पे, तो जहां पे ये इनका शरीर मिला था सिंह राम का, सिंह राम 6 फीट 4 इंच बॉक्सर थे, और रस्सा खिंचाई में वो एंकर रहते थे सबसे पीछे, और रस्सा खिंचाई में हमेशा चार्ली कंपनी जीतती थी। वो उनका जहां पे उनका शहीद वाला शरीर मिला, उसके बगल में राइफल जो है वो उल्टी टांगी, उल्टी नीचे डाली हुई थी, और राइफल के ऊपर में एक उनकी कैप रखी हुई थी। तो इसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने ये किया कि शायद चाइनीज जो जवान है, वो उनको लड़ाई के बाद उनको लगा, जब जब वो ऑलमोस्ट इस चीज को ऑक्यूपाई कर चुके थे, तो उनको उन्होंने एक तरह की लास्ट रिस्पेक्ट दी है। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मैं कोराबरेट नहीं कर पाया हूं, कि उन्होंने वहां पे चाइनीज लैंग्वेज में लिख दिया था उस मिट्टी पे कि हियर लाइज एन इंडियन सोल्जर इन देयर ओन लैंग्वेज, जो बाद में इंटरप्रेट किया था। लेकिन मेरे को उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं पता चली है, लेकिन ये रेस्पेक्ट उन्होंने जरूर दिया कि ये एक
एक ब्रेव, हियर स्लीप्स अ ब्रेव सोल्जर बाय पुटिंग द राइफल देयर। क्योंकि चीन ने तो कल्पना ही नहीं की थी कि एक मुट्ठी भर जवान उनको इस हद तक उनको इतनी देर तक रोक के रखेंगे, और जहां पे वो रेस्ट कर रहे हो उनको जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि 2 जवान आएंगे उनके कैंप में, उनके एमएमजी पर हमला बोलेंगे। ये तो वाकई सर बहुत ही अनबिलीवेबल वॉर था। क्या कुलप्रीत जी, इस तरह की लड़ाइयां पहले भी लड़ी जा चुकी इतनी ऊंचाई पर, या इसके बाद ऐसा कुछ वाकया हो? आ, इस तरह की लड़ाइयां मतलब 62 तो हमारी हिंदुस्तान की पहली ही मेजर लड़ाई थी। जैसा मैंने बोला, इससे 3-4 साल इससे पहले कुछ झड़पें हमारी हुई थी जैसे आज होती चाइना है, के साथ। जैसे अभी जैसे हाल के जैसे अभी समय में गालवान में अभी गालवान में हुई है, वैसे उस समय भी हुई थी। और जो इलाका है अक्साई चिन वाला, वहां पे हमारी झड़प हुई थी। अ, अ, अरुणाचल प्रदेश एरिया में हुई थी, और कई जगह पे हमारी झड़प होती रहती थी। लेकिन ऐसा कोई मेजर बैटल नहीं हुआ था, बिकॉज अंग्रेजों के जमाने में भी हाई ऑल्टीट्यूड में हमारी क्योंकि चाइना तो एक सेपरेट कंट्री था। चाइना तो हमारा बॉर्डर टच ही नहीं करता था हमारे साथ, तो हमारे सामने तो तिब्बत था। सो तिब्बत के साथ तो हमारे बड़े बड़े फ्रेंडली रिलेशंस थे। तो कभी लड़ाई हुई नहीं। ये एक तरह से बोल सकते हो आपकी पहली लड़ाई इस हाइट पे 18,000 फीट पे हिंदुस्तान की पहली लड़ाई। कुलप्रीत जी, उन 2 लड़कियों के बारे में बताइए। आपने लिखा है कि जो लोकल वहां के लोग थे जिनको सेना ट्रांसपोर्टेशन के लिए हायर कर लेती थी, और उन 2 लड़कियों के बारे में जहां पे लोग चाय पीते थे। जी, हाँ, तो वहां ये से चीन ने किस तरह से हमारी सेना की टोह ली, उनकी जासूसी करवाई, और कहाँ पर हमारा खुफिया तंत्र उस वक्त कमजोर पड़ा, जिसका फायदा चीन ने उठाया? एक्चुअली ये रिजांगला या जम्मू कश्मीर वाले एरिया की कहानी नहीं है। ये कहानी है बॉमडीला साइड की, जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है। तो क्योंकि इतना लंबा ट्रैक इंडियन आर्मी को लेना पड़ता था बॉर्डर तक जाने के लिए, उसमें कई दिन लगते थे, हफ्ता लग जाता था। तो छोटे छोटे जो गांव हैं बीच बीच में, वहां पे कहीं पे कोई खाने का इंतजाम, कोई ढाबा टाइप, कोई चाय की दुकान। तो एक चाय की दुकान थी जिसमें 2 बहुत ही ब्यूटीफुल लोकल लड़कियां रहती थी। और अब थोड़े से जो सोल्जर्स होते हैं वो हाउ कैन आई डिस्क्राइब देम, इनोसेंट होते हैं, और उनको बहुत ज्यादा ऑपोजिट जेंडर को देखने का मौका भी नहीं मिलता। तो दे आर जेंटलमैन ऑल्सो। सो वो उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे उन लड़कियों के साथ में। और शायद कुछ बातें भी उनके साथ कर लेते थे जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो जो लड़कियां थी वो स्पाइस थी, ये बाद में पता चला। क्योंकि जब हमारे लोगों को बंदी बना के ले गए, तो किसी 1-2 सोल्जर्स ने वहां पे उनके कैंप में, प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में, उन्होंने इनको रिकग्नाइज किया, और पता चला कि ये लड़कियां जो वहां चाय बेच रही थी, वो इनके साथ में इंटरप्रिटेशन कर रही हैं। क्योंकि वो लोकल लड़कियां थी, तो हिंदी भी बोल सकती थी, और वहां की लैंग्वेज जो है वो उनको आती ही थी। तो वो इंटरप्रिटेशन का काम कर रही थी। तो ये इंटेलिजेंस की चीजें होती रहती। इनफैक्ट लद्दाख में भी चुशूल में अब हमारे को कोई जानकारी नहीं थी। एक सीन जो है वो है याक्स का। तो याक पे भी मिसलीड करने के लिए चाइना ने अपनी गन्स लगा के याक भी भेजे थे। तो चाहे वो इंडियन इंटेलिजेंस हो, चाहे वो चाइनीज इंटेलिजेंस हो, या कोई भी इंटेलिजेंस हो दुनिया में, आप जो बॉर्डर वाले एरियाज होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो करते ही हो। तो ये एक इंसिडेंट मेरे को अच्छा लगा, तो मेरे को लगा मैं इसको इंक्लूड करता हूँ। और कुलप्रीत जी, सबसे आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये चार्ली कंपनी के जो जवान थे, ये लास्ट मैन लास्ट बुलेट वाला जो उनकी कसम थी, उसके हम्म। पीछे क्या कहानी थी? उसके पीछे कहानी, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि उसके पीछे उन्होंने डिसाइड कर लिया था। कंपनी कमांडर ने, जब उनके पास में ये ऑर्डर आया कि अगर आपके एम्युनिशन खत्म हो जाएंगे तो आप वापस आ सकते हैं दूसरी पोजीशन में, तो उन्होंने जब ये ऑर्डर को प्लेटून कमांडर्स को बताया कि हम क्या करें, तो प्लेटून कमांडर्स ने आगे जवानों को बताया कि हमको क्या करना चाहिए। तो जवानों ने डिस्कस किया कि हम लोग नारनौल जैसी लड़ाई लड़ेंगे, एंड वी विल फाइट टिल लास्ट मैन लास्ट बुलेट। क्योंकि अगर हम यहाँ से चले गए तो चुशूल एयरफील्ड चला जाएगा। चुशूल एयरफील्ड चला गया तो हमसे ये पूरा का पूरा एरिया चला जाएगा, और ये भारत माता की जमीन है, और इस जमीन से हमको पीछे नहीं हटना है। ये उनका जज्बा था, जो सच बताऊं तो आज बहुत सारे लोगों को सुनने में शायद समझ नहीं आता है, और लोगों को लगता है कि इस तरह के लोग नहीं होंगे। बट क्योंकि जब हम देख ही चुके हैं कि ये सारी चीजें तो ईश्वर ने
ऐसे प्रेजेंट करके हमको दी है कि हमको सबको पता है कि यही जज्बा था। तो इन शेरों ने डिसाइड किया जान दे देंगे, लेकिन आखिरी गोली तक, आखिरी बूंद खून जब तक हमारे शरीर में है, तब तक हम लड़ेंगे और एक स्टेप भी पीछे नहीं हटेंगे। आप देखिए प्लेटून 7 में 35 लोग थे, 100%। प्लेटून 9 जो पीछे थी, जैसे मैंने बताया रिजर्व, उसमें कुछ लोग थे, बचे थे। और एक जो है वो जिनको वीर चक्र मिला था, राम कुमार, वो 3 इंच मोटार के इंचार्ज थे। तो हाँ, बस इसी वजह से जब जवानों ने डिसाइड कर लिया था और जवानों ने प्लेटून कमांडर्स को बोला कि हम ये लास्ट मैन लास्ट बुलेट लड़ाई लड़ेंगे, उन्होंने जाके कंपनी कमांडर को बोला। कंपनी कमांडर मना कर सकते थे कि नहीं, दिस इज नॉट हाउ वी विल डू, हम लोग इस तरह से करेंगे, और वो किसी भी टाइम ऑर्डर देते तो ये जवान वापस आते। लेकिन कंपनी कमांडर भी इसमें शामिल थे कि हम, मेजर साहब ने भी जब सोचा मेरी पूरी कंपनी पीछे नहीं हटना चाहती है, तो वो तो लीडर है, उनको भी पीछे नहीं हटना है। उन्होंने इस चीज को एनकरेज किया, उन्होंने इस चीज को अप्रूव किया, और तभी सारे के सारे लोग वहां पे उन लोगों ने अपनी प्राण की शहादत। कई फिल्मों में, भारत की देशभक्ति वाली कई फिल्मों में एक डायलॉग होता है जब वॉर चल रही होती है, तो उसमें से एक सेना का अधिकारी कहता है कि कोई भी पीठ दिखाकर नहीं भागे, अगर पीठ दिखाकर आप भागेंगे तो मैं उस जवान को गोली मार दूंगा। हाँ, और हाँ, मैं आपको ये भी इजाजत देता हूँ कि गलती से अगर मेरे कदम भी लड़खड़ाए या मैं पीठ दिखा के भागूंगा तो आप मुझे बिना रोके गोली मार दीजिए। ये लाइन और ये जो डायलॉग है इनकरेज करने का अपने जवानों को, तो क्या ये जो फिल्मों में यूज होता है, फिल्मों में धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कई मूवीज में मैंने देखा है, कई फिल्मों में मैंने देखा है, तो क्या ये यहीं से लिया गया है, किसी वॉर से? मुझे नहीं पता इस वॉर से लिया गया है कि नहीं लिया गया है, लेकिन हाँ, इस वॉर में ये जरूर हुआ था कि जो हमारी प्लेटून 8 थी, जिसके हरी राम, जिसके वो थे, जेसीओ थे, मतलब उस समय जमादार बोलते थे, अब नायब सूबेदार बोलते हैं, नायब सूबेदार हरी राम, इनफैक्ट वो सबसे सीनियर मोस्ट जेसीओ थे पूरी कंपनी के। वो बहुत ही, उनके बारे में जो मैंने पढ़ा और जो जानकारी ली, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड और बहुत ही सोल्जर लाइक जेसीओ थे। उन्होंने जब जवानों से पूछा कि आप, ऐसा ऊपर से ऑर्डर आया है कि जब आपकी एम्युनिशन खत्म हो जाएगी तो हम सबको पीछे हटना चाहिए, तो जवानों ने आपस में डिस्कस करके बोला कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, यही मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं कि लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक लड़ेंगे, लेकिन इसके बाद अगर कोई भी पीछे मुड़ेगा तो मैं उसको गोली से मार दूंगा। और साथ में एक पॉज के बाद उन्होंने बोला कि अगर मैं मुड़ता हूं तो मैं आज आपको परमिशन दे रहा हूं कि आप मुझे गोली मार देना। और फैक्ट, पूरी की पूरी प्लेटून शहीद हो। कितनी शान की बात है हमारे भारत के लिए कि इस तरह के शूरवीर इस जमीन पे पैदा होते हैं। कुलप्रीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस किताब के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत इस तरह की बातें बताई जो अनसुनी थी, अभी तक कहीं सुनी नहीं गई थी, कहीं पढ़ी नहीं गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच। एंड आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इनवाइट किया, ये अच्छी कॉन्वर्सेशन की। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को इस कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद में किताब को पढ़ने की इच्छा जाहिर होगी। मैं सोशल मीडिया में अवेलेबल हूं, कोई भी मेरे से संपर्क कर सकता है। धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद सर।